धागा सुनने में एक छोटा सा शब्द, लेकिन भारत की आत्मा को समझना हो तो इस धागे की कहानी सुननी होगी। भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि सभ्यता का वो जीवंत ताना बाना है जिसकी हर बुनावट में इतिहास सांस लेता है। यहाँ धागा सिर्फ सूत नहीं होता, ये विश्वास होता है, ये परंपरा होती है, ये श्रम का सम्मान होता है। जिस देश में कबीर करघे पर बैठकर जीवन का दर्शन लिखते हैं, जहाँ महात्मा गांधी चरखे को स्वतंत्रता का प्रतीक बना देते हैं, जहाँ एक बुनकर की हथेली से निकला वस्त्र पूरी दुनिया को भारत की पहचान बनाता है, वहीं जन्म लेती है एक ऐसी संस्कृति जो धागों में नहीं, धड़कनों में बसती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर धागों में बसा भारत। मैं हूं कविता। हर साल 7 अगस्त को भारत राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए 7 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी? इस प्रश्न का उत्तर हम दे देते हैं। साल 1905 में जब बंग भंग के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, इसी आंदोलन ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और भारतीय करघों पर बने कपड़ों को अपनाने का आह्वान किया। इसी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने साल 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। भारतीय संस्कृति में धागे का महत्व केवल वस्त्र तक सीमित नहीं रहा। यज्ञोपवीत का पवित्र सूत्र, रक्षाबंधन की राखी, मंगल सूत्र, माँ की चुनरी, मंदिरों में चढ़ने वाली मौली, हर धागा एक भावना का प्रतीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक भारत तक करघे ने केवल कपड़ा नहीं बुना, उसने समाज, संस्कृति और सभ्यता को जोड़ा है। भारतीय हथकरघा परंपरा लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। जब दुनिया मशीनों से अनजान थी, तब भारत ने करघों पर ऐसी बुनाई की जिसे देखने विदेशी व्यापारी समुद्र पार करके आते थे। एक समय था जब भारत का मलमल इतना महीन होता था कि कहा जाता था पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाएगा। काशी की बनारसी साड़ी, कांचीपुरम का रेशम, पाटन की पटोला, चंदेरी महेश्वरी, भागलपुरी, कोटा डोरिया, ये केवल वस्त्र नहीं, भारत की संस्कृति की पहचान है। हर क्षेत्र अपनी मिट्टी, अपने रंग, अपनी लोक कथाएं, अपने देवी देवताओं और अपनी जलवायु को धागों में उतार देता है। यही कारण है कि भारत का हथकरघा एक जीवित संग्रहालय है। भारत के हथकरघों की परंपरा केवल कला नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हथकरघे, धागे और हमारी परंपरा के हर एक पहलू को। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे खादी ग्राम उद्योग के पूर्व सदस्य मनोज कुमार सिंह। धन्यवाद संजय जी। हथकरघे का अगर इतिहास आप देखें तो विश्व में सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं में से एक अपनी भारत की सभ्यता है, और लगभग 5000 वर्ष से भी पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता रही, उस समय भी वस्त्र, कपास के वस्त्रों का और चलन और धागे का रहा, और हथकरघा उस समय भी था। वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो पूरे वैदिक काल में सिल्क का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जो यह दर्शाता है कि भारत में करघों का उस समय भी जबरदस्त चलन था। और आपने सुना होगा कि एक समय भारत का जो मलमल था, वो मलमल की साड़ियां अंगूठी में एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाती थी, एक साड़ियां माचिस के डब्बे में आ जाती थी। मतलब इतना उन्नत किस्म की करघे से बुनाई होती थी। तो न केवल ये भारत के लिए प्राइड का विषय था, बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन, भारत के लोग अपने उपभोग के सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का करघे से बुनाई करते थे, बल्कि इससे निर्मित चीजों का विदेशों में भी निर्यात करते थे। आप प्राचीन समय में सिल्क रूट का भी आपने नाम सुना होगा।
भारत से चाइना होते हुए जो व्यापार होता था, ये अरुणाचल प्रदेश होकर, उस रूट से अन्य भी चीजों का व्यापार होता था, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि अपने हथकरघे से बने सिल्क का व्यापार होता था, उसकी डिमांड थी ज्यादा, इसलिए उसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो करघे की अपनी एक बड़ी ही लंबी लीगेसी रही है भारत में, और आज भी वो रिलेवेंट है। जब विदेशी कपड़ा भारत के बाजार पर छा रहा था, तब एक दुबले पतले साधु ने चरखे को हथियार बना लिया। महात्मा गांधी ने कहा, खादी केवल वस्त्र नहीं, विचार है। चरखा स्वावलंबन का प्रतीक बना। खादी स्वदेशी आंदोलन की पहचान बनी। हर घूमता चरखा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक शांत क्रांति था। यहीं से जन्म लिया वोकल फॉर लोकल की उस भावना ने, जो आज आत्मनिर्भर भारत का आधार बन चुकी है। भारत का परचम जब पूरी दुनिया में वस्त्र उद्योग में लहरा रहा था, सिल्क के बने सामान पूरी दुनिया में आयात हो रहे थे, और भारत के व्यापारी दुनिया के किसी कोने में जाते थे तो उसमें हमारी इन चीजों को लेकर जाते थे और बदले में हीरा जवाहरात सोने लाते थे। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि अगर इसके ढांचा को हम नहीं तोड़ेंगे तो हमारे मिल के बने हुए वस्त्र यहाँ नहीं चल पाए। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर कारीगरों के हाथ तक कटवा दिए। इस वस्त्र उद्योग को डैमेज करने का काफी प्रयास किया, और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप देश में मिल के कपड़े जो उनके थे वो बड़े अच्छे नहीं होते थे, फिर भी उसका प्रवेश हुआ। जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद पूज्य महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, तो गांधी जी ने देखा कि जिन चीजों को समाप्त करके लोगों को बेरोजगार किया गया है, अगर उसे हम पुनर्स्थापित करते हैं तो न केवल रोजगार खड़ा होगा, इसके माध्यम से हम लोगों को भी जोड़ पाएंगे। और इसके तहत महात्मा गांधी गांव-गांव घूमकर एक तरफ स्वाधीनता की अलग तो जगाते ही थे, साथ ही साथ हर व्यक्ति को कहते थे कि कम से कम स्वयं के लिए, अर्थात खुद के कपड़े जो है खुद से बुनकर पहनना है, सूत खुद से काटना है, और समाज में इसको व्यावसायिक रूप से भी बढ़ावा दिया, ताकि समाज के जो लोग इस काम में नहीं लगे हैं उनके वस्त्रों का उत्पादन इसमें लग के बड़ी संख्या में लोग कर सके। परिणाम हुआ कि एक तरफ बड़ी संख्या में फिर से लोग इस काम में जुड़े, स्वावलंबन इससे उनको मिला, और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा समूह गांधी जी के इस आंदोलन से जुड़ा, और उस आंदोलन से जुड़े समूह को लेकर जब सत्याग्रह के माध्यम से स्वाधीनता की बात उन्होंने उठाई, आजादी की बात उठाई, तो स्वावलंबन से आजादी तक, इसीलिए उस समय एक नारा भी चला था, खादी सूत स्वराज के, यानी खादी का जो सूत धागे की जो बुनाई हो रही है और उससे जो ऊन के कपड़े बन रहे हैं करघे पे, इससे स्वावलंबन तो आ ही रहा है, एक देश को आजाद कराने का सामूहिक जागरण भी आ रहा है। इसलिए खादी का यह सूत जितनी दूर तक गांव गांव तक पहुंचेगा, आजादी की अलख भी उतनी दूर तक पहुंचेगी। और आप उस समय के काल को अगर देखेंगे तो लगभग गांव में, हर गांव में सूत की कताई और करघे पे कपड़े की बुनाई होती थी। तो यह स्वावलंबन और आजादी दोनों का प्रतीक था। एक हथकरघा सिर्फ मशीन नहीं होता, उसके पीछे होती है सैकड़ों उंगलियां, बरसों का अभ्यास, पीढ़ियों का अनुभव और अनगिनत सपने। एक साड़ी बनाने में कई दिन, कभी कभी कई महीने लग जाते हैं। हर धागा धैर्य से गुजरता है, हर रंग कला से जन्म लेता है, और हर डिजाइन एक परिवार की पीढ़ियों की विरासत होती है। भारत का बुनकर कपड़ा नहीं, संस्कृति बुनता है। बुनकर बनने वाले हिस्से में सबसे प्रभावशाली होता है। मिल में जो कपड़े बनते हैं वो कपड़ों का प्रोडक्शन हो, लेकिन सूत काटकर जब करघे पे कपड़े की बुनाई होती है तो वह केवल कपड़ा नहीं होता है, उसमें उस कारीगर के सपने भी बुने होते हैं, उस कारीगर का स्किल भी उसमें होता है, और इसीलिए न केवल उस कारीगर का, हमारे आपके भी सपने उसमें होते हैं।
अगर किसी के मन में बनारसी साड़ी पहनने का सपना है, तो कोई ना कोई बुनकर ही बुनता है। अगर कोई तसर सिल्क का कपड़ा कोई व्यक्ति कुर्ता पजामा पहनना चाहता है, तो तसर बुनने वाला वह बुनकर उसके सपनों को बुनता है। साड़ियों के बारे में तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इतनी वैरायटी नहीं होगी, जितना कि करघे पे बैठकर अलग-अलग क्षेत्रों के हमारे बुनकर तैयार करते हैं। आप बांधनी साड़ी को जानती होंगी। असम में मूंगा सिल्क जो बनता है, तो मूंगा सिल्क साड़ी होती है। कांचीवरम साड़ियां दक्षिण की मशहूर है। बनारसी साड़ी अंतरराष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बना चुकी है। माहेश्वरी साड़ी हो, बाग प्रिंट साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठानी हो, कश्मीर का पश्मीना हो या राजकोट का पटोला हो। आप ये केवल नाम नहीं है, ये वहाँ के सांस्कृतिक विरासत को साथ में संजोए हुए बने। ये बुनकरों के द्वारा केवल धागे बुन के प्रोडक्शन नहीं किए जाते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी अपनी बुनाई के साथ हस्तकरघे के माध्यम से उतार के और जनमानस तक पहुंचाता है, जहाँ की जनमानस उससे अपने को याद करता है। आज दुनिया सस्टेनेबल फैशन की बात करती है, लेकिन भारत का हथकरघा सदियों से प्रकृति के साथ चलता आया है। हाथों से बनी बुनाई कम ऊर्जा, कम प्रदूषण और अधिक रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। यही है लोकल से ग्लोबल की असली पहचान। मैं तो इसे ये कहूंगा कि आपकी युवा पीढ़ी को इस डेफिनेशन को थोड़ा समझना चाहिए कि हस्तकरघा, खादी और सामान्य वस्त्र पीछे करते हैं। हम इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसकी मौलिकता और बाकी चीजों में भी आज की पीढ़ी के पास एक भ्रम है। जैसे मैं कई बार फैशन इंस्टीट्यूट्स में भी जाता हूँ, लिफ्ट में भी जाता हूँ, तो मैं पूछता हूँ तो बता नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हैंड स्पिन हैंड वीविंग, हाथ से जो धागा बने और हाथ से ही करघे पे वस्त्र बने, वो खादी होता है। लेकिन धागा किसी प्रकार बना हो और करघे पे बुनाई होती है तो हैंडलूम होता है, जिसको हस्तकरघा कहते हैं। और मिल के बड़े कपड़े ये तीसरे श्रेणी में आते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग इसमें, जैसा कि आपने पहले चर्चा किया और मैंने बताया, कि ये केवल वस्त्र नहीं है, इसमें उसका श्रम के साथ सृजनशीलता लगता है, उसमें समय लगता है। एक साड़ी को बनाने में अगर 2.5 महीना लगता है, तो मिल से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसे आधार पे लोग आज प्राइसिंग के कारण कई बार कंपेयर करके और वैसी चीजों को छोड़ रहे हैं जिसमें कि कार्बन फुटप्रिंट 0 है या न्यूनतम है, जो सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए आवश्यक है। दूसरा जो विषय है कि दुनिया में आज जिस तरह से रोजगार घट रहे हैं, नौकरियां घट रही है, ऐसे समय में हस्तकरघा और खादी ये रोजगार के एक बड़े आधार आज भी बने हुए हैं। इतनी उपेक्षा और प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलने के बाद आप अगर देखें तो 2019-20 के 4th ऑल इंडिया नेशनल हैंडलूम सेंसस की रिपोर्ट अगर देखें तो उसके अनुसार हस्तकरघा में लगभग 35,22,000 लोग जुड़े हुए हैं। ये आंकड़ा उनके जो सेंसस में आए हैं वो है। ऐसे ये अनुमान है कि ये संख्या 60 लाख से ऊपर है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे माताएं और बहनें इसमें बड़ी संख्या में जुड़ी है, जो घरों में अपने घर के दैनंदिन का काम करके 3 घंटे 4 घंटे बुनाई करके अपना आय कर सकती है। आज भी इस हस्तकरघा उद्योग में लगभग 72% से ऊपर फीमेल वर्कर काम करती है। और सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में भी हमारा अच्छा खासा योगदान होता है। अगर हम 25-26 की बात करें तो $142 मिलियन से ज्यादा हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। देश के अलग अलग राज्यों में आज भी खादी बुनकर बड़े पैमाने पे, आसाम की अगर बात करें तो वहाँ 10 लाख से ऊपर बुनकर आज भी है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, तमिलनाडु, अपना उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां हजारों में नहीं लाखों में आज भी बुनकर है। लेकिन करघे में पर्याप्त तकनीकी इन्हांसमेंट, उनको वित्तीय सपोर्ट
और मार्केटिंग जैसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, आज उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देश के वस्त्र उद्योग का आज भी वो 15% से ऊपर उत्पादन कर रहे हैं। और यूएई, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन जैसे अनेक देशों में हैंडलूम का निर्यात करके न केवल विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपने वस्त्र के साथ साथ अपनी कला और संस्कृति को भी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आज भारत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं, ये उस बुनकर के हाथों का सम्मान है जो बिना किसी बड़ी मशीन के विश्व स्तरीय कला रच देता है। जब हम खादी पहनते हैं, हथकरघा अपनाते हैं, हैंडलूम खरीदते हैं, तो हम एक कलाकार का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और एक परंपरा को जीवित रखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सस्टेनेबल इकोनॉमी और ग्लोबल वर्ल्ड के लिए दो चीजें आज सबसे आवश्यक। एक तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और दूसरा एआई और टेक्नोलॉजी के युग में सभी लोगों के लिए रोजगार को उत्पन्न करना। ये उद्योग ऐसा है जिसमें बड़े पैमाने पर अगर खादी और हथकरघा दोनों को जोड़ दें तो करोड़ों की संख्या में आज इससे जुड़े हुए न केवल जुड़े हुए हैं, इसके प्रोडक्शन में कार्बन फुटप्रिंट खादी में तो लगभग 0 होता है और हैंडलूम में भी बहुत कम होता है। ऐसे में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है तो इस सेक्टर का बढ़ना निहांत आवश्यक है। दूसरा, तकनीकी और एआई के क्षेत्र में हम दुनिया से पिछड़ न जाए, उसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रोजगार सृजन के लिए कृषि के बाद जो सबसे बड़ा वैकल्पिक क्षेत्र है वो है हैंडलूम का, खादी का। इसलिए इस क्षेत्र की जो विसंगतियां हैं आज के डेट में, मैं देश भर में घूम के जब देखता हूँ तो कारीगर अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन उत्पाद तो बनाता है, लेकिन वो गांव में रहता है। उसके वस्त्र को कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया जा सके, इसमें आज भी बिचौलिए बड़ी संख्या में है। उनको अगर सीधे बाजार मिले तो शायद उनकी प्राइसिंग ज्यादा बेहतर मिलेगी और उनकी स्थिति बेहतर होगी। आज स्थिति ये है कि हैंडलूम और खादी सेक्टर्स के लोगों को रोजगार का अगर अन्य विकल्प मिलता है तो इस क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं राज्य सरकारों से और भारत सरकार से भी यह आग्रह करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए और उनकी मार्केटिंग की और स्किल एनहांसमेंट की बेहतर व्यवस्था की जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि 2014 के बाद खादी और हथकरघा ने एक लंबी छलांग लगाई है और इसके उत्पादन में करीब 3.5 गुना का वृद्धि हुआ है और बिक्री में लगभग 5 गुना का वृद्धि हुआ है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। समाज को और राज्य सरकारों को भी इसमें आगे आके अपना यथेष्ट योगदान करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, धागे जब करघे से निकलते हैं तो वो केवल कपड़ा नहीं बनते, वो इतिहास बनते हैं, वो संस्कृति बनते हैं, वो भारत बनते हैं। आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम स्थानीय शिल्पकारों का सम्मान करेंगे, भारतीय हथकरघा अपनाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक इस अमूल्य धरोहर को पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस देश के धागे मजबूत होते हैं, उस देश की संस्कृति कभी नहीं टूटती। धागों में बसा है भात गन में इसकी, करघे की हर एक थाप
खरखे की मिट्टी में इतिहास मुस्काता है, बुनकर के सीने से अपना रंग पाता है। सूती रेशम खादी की खुशबू हर घर तक संदेश सुनाती, अपना फन ने अपना अपनाए यही देश का अभिमान। भागों में बसा है भारत, रंगों में इसकी रहेगी हर एक थाप में बसता हिंदुस्तान। तो बचाए अपनी विरासत, बढ़ते रहे इसका मान, हाथों की मेहनत से जग में ऊंचा हो हिंदुस्तान। बनारस की रेशमी छाया, कश्मीर की पश्मीना, कांचीपुर की स्वर्ण खानी, असम का रेशम गीना, कच्छ की कढ़ाई, अंदर की नेशवी का रूपमान, हर धागे में गुंजे भार, हर बुनाई में सम्मान। जब जब हम सददेशी कुंते मुस्काता है कारीगर, उसके घर में दीप जलाते बनते उसके हम स्वर। आओ मिलकर हाथ बढ़ आए, लोग कला को फिर अपनाए, आत्मनिर्भर भारत का सपना मिलकर आज चाहे। करहे की आवाज न रुकने पाए, भारत की जान झुकने पाए, हर धागा फुकता हर दुख पुकारे। वोकल पे ऑनर लोकल का दीपक हर दिल में उतारे। भागों में बसा है भारत, रंगों में इसकी करघे की हर एक थाप में बसता हिंदुस्तान। लो बचाए अपनी विरासत, बढ़ते आए इसका मान, हाथों की मेहनत से जग में ऊंचा हो हिंदुस्तान। भागों में बसा है भारत, रंगों में इसकी करघे की हर एक थाप में बसता हिंदुस्तान। लो बचाए अपनी विरासत, बढ़ते आए इसका मान, हाथों की मेहनत से जग में ऊंचा हो हिंदुस्तान। जम 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 जम। अपना रेडियो 96.9 FM